समय में राजा और रानियों का जीवन वैभव और विलासिता से पूर्ण होता था। कुछ ऐसा ही जीवन था रानी पद्मिनी का। हजारों दासियां पद्मिनी की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। बेशकीमती आभूषणों और राजसी वस्त्रों से सजी हुई रानी पद्मिनी अभूतपूर्व सौंदर्य वाली स्त्री थी। रानी पद्मिनी के लाल रंग से सजे अधर देखकर तो अच्छे अच्छे पुरुष भी दीवाने हो जाते थे। पर फिर भी कुछ राज बात थी रानी पद्मिनी में, जो इतनी आकर्षक छवि वाली होते हुए भी लोगों की कामुक लालसा से बची रहती थी। आखिर ऐसी क्या बात थी वो? किसी और दिन की तरह उस दिन भी सुबह सुबह रानी पद्मिनी की दासियां अपनी प्रिय रानी को सजाने में लगी हुई थी। दो दासियां रानी के घने लंबे केश पर हीरे जड़ित आभूषणों से संवार रही थी, तो कोई अपनी रानी के नखों पर सुंदर रंग लगा रही थी। अनमोल रेशमी वस्त्रों से सजी हुई महारानी के हाथ में चमचमाते स्वर्ण और कांच के कंगन शोभा बढ़ा रहे थे, और उनकी कमर पर एक भारी सा कमरबंद अपनी रानी के कामुक तन से लगकर शायद अपनी किस्मत पर घमंड भी कर रहा था। सर पर मांगटिका पहनी हुई महारानी पद्मिनी अब लगभग तैयार हो चुकी थी। उनकी प्रिय सखी भानुमति उनके सर पर एक सुंदर सी चुनर ओढ़ रही थी। इतनी खूबसूरत चुनर थी वो जिस पर जड़ित हीरे किसी तारे की भांति चमक रहे थे। कितना सुंदर पल था वो जब मुस्कुराती हुई महारानी के आसपास उनकी दासियां अपनी प्यारी रानी से खिलखिलाते हुए बातें करती हुई उन्हें सजा रही थी। हमारी रानी पद्मिनी से दुनिया में कोई भी स्त्री और सुंदर न होगी। क्यों सखियों, सही कहती हूँ न मैं? भानुमति ने रानी के सर पर चुनर उड़ाते हुए बोली। अरे ये भी कोई कहने की बात है भला? रानी के कमरबंद को कसती हुई कनिष्का ने कहा। बस बस चुप करो तुम दोनों। ये बात रानी रूपमती से न कह देना तुम लोग। रानी पद्मिनी ने अपनी चुनर को हाथ से पकड़कर अपने उरोजों के ऊपर ढंकते हुए बोली। तने हुए सीने पर उनके उन्नत उरोज और उनका गर्व से उठा हुआ सर रानी पद्मिनी की शोभा और बढ़ा देता था। रानी के साथ उनकी सहेलियां अटखेलियां करती हुई हंस ही रही थी कि तभी वहां एक दासी एक संदेश लेकर उनके पास पहुंची। महारानी पद्मिनी जी, आपके लिए एक खास संदेश है, कमला दासी ने कहा। क्या बात है कमला? इतनी सुबह सुबह क्या विशेष बात है? पद्मिनी ने कमला से पूछा। महारानी जी, क्षमा चाहती हूँ, पर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा शूरसेन आपसे मिलने आए हैं और आपसे तुरंत वार्ता करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो अपनी सेना को भी साथ लेकर आए हैं और उनकी सेना हमारे राज्य की सीमा के बाहर खड़ी है, कमला दासी ने कहा। अच्छा, राजा शूरसेन की ऐसी उद्दंडता? एक छोटे से राज्य के राजा होते हुए भी हमारे राज्य में अपनी सेना को लेकर आने का उन्होंने दुस्साहस किया। चलो जरा देखे तो सही आखिर क्या बात करना चाहते हैं वो। रानी पद्मिनी की आवाज में थोड़ा अभिमान भी था और थोड़ी हंसी भी। वो जानती थी कि उनके राज्य की सेना के सामने शूरसेन की सेना बहुत छोटी थी। पर आखिर बात क्या थी जो शूरसेन ने ऐसा साहस किया? महारानी पद्मिनी उठ खड़ी हुई। उस वक्त रानी पद्मिनी एक वीरांगना की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके तने हुए वक्ष पर उनके कोमल उरोज उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। क्या तेज था उनके चेहरे पे कि कोई भी या तो उनकी ओर तुरंत आकर्षित हो जाए या फिर भय से नतमस्तक हो जाए। रानी पद्मिनी अब उस कक्ष की ओर बढ़ रही थी जहां राजा शूरसेन उनका इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे पीछे अनेकों दासियां चल रही थी। रानी पद्मिनी का तन इतना सुंदर था जैसे मानो किसी ने उनका एक एक अंग अपने हाथों से उत्तम तरह से तराशा था। उनके नितंब इतने बड़े और भारी प्रतीत होते थे जिसके सामने सुंदर से सुंदर कामिनी भी फीकी पड़ती। उनके एक एक कदम पर उनके नितंब इस तरह से हिलते कि किसी की भी हृदय की गति बढ़ जाती। एक सुंदर जन्नी के अनुरूप उनके नितंब थे। उनके उरोज भी इतने बड़े सुडौल और आकर्षक थे कि कोई भी स्त्री उनके तन को देखकर ईर्ष्या से जल उठे।
उनके उभरे हुए उरोजों को देखकर उनकी प्रजा को उनमें या तो प्रजा के प्रति बहता हुआ वात्सल्य और ममता दिखती या फिर एक बेहद कामुक स्त्री। यह तो देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता था। पर आखिर रानी पद्मिनी इतनी अभूतपूर्व सौंदर्य को कैसे पा सकी थी? उनमें कुछ तो था जो एक सामान्य स्त्री के पास होना असंभव था। रानी पद्मिनी जैसे ही अतिथि कक्ष में पहुंची, उन्होंने तुरंत ही अपना सिंहासन ग्रहण किया और वहां उपस्थित सभी दरबारी अपनी दिव्य महारानी के समक्ष हाथ जोड़कर उनका नमन करने लगे। और वही अहंकारी राजा शूरसेन ने भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहो राजा शूरसेन, आपके हमारे राज्य में इस प्रकार आने का प्रयोजन क्या है? हमारी दासी कह रही थी कि आप हमसे अविलंब ही वार्ता करना चाहते हैं। रानी पद्मिनी ने गर्व से अपना सर ऊंचा रखकर एक प्रभुत्व भरी आवाज के साथ कहा। परंतु उनके कहने की शैली में कुछ था जो एक पुरुष को अंदर तक हिलाकर रख देता। उन्हें देखने वाला पुरुष यह तय नहीं कर पाता था कि उनसे कुछ कहने वाली ये महारानी कह रही है या फिर एक अद्भुत सौंदर्य वाली कामुक स्त्री। रानी पद्मिनी की इस शैली का असर ये होता था कि कोई भी पुरुष उनके सामने थोड़ा सकपका कर तुरंत ही थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। राजा शूरसेन पर भी कुछ ऐसा ही असर हो रहा था। अपने सामने लंबे सुंदर केश से सज्जित, उत्तम तन की स्वामिनी और रेशमी साड़ी में सजी हुई सुंदरी जिसके बड़े बड़े स्तन और नितंब थे, उसे देखकर राजा शूरसेन एक पल को अपने यहाँ आने के प्रयोजन को भूल ही गया था। महाराज प्रद्युम्न को मेरा नमस्कार, राजा शूरसेन ने कहा। उनके ऐसा कहते ही दरबार में उपस्थित रानी पद्मिनी के मंत्री क्रोध से भर गए। राजा शूरसेन, ये मत भूलिए कि आप महारानी पद्मिनी को संबोधित कर रहे हैं। उचित यही होगा कि आप उन्हें महारानी कहकर संबोधित करें। एक मंत्री शिशुपाल ने राजा शूरसेन को चेतावनी देते हुए कहा। एक पुरुष चाहे किसी भी तरह अपना रूप बदल ले और स्त्रियों की तरह साज सज्जा कर आभूषणों से खुद को स्त्री के रूप में बदल ले, तब भी वह पुरुष ही रहता है। मैं यहाँ महाराज प्रद्युम्न को ही संबोधित करूंगा, फिर चाहे उन्होंने एक महारानी का ही रूप क्यों न धरा हो, राजा शूरसेन ने कहा। राजा शूरसेन, मंत्री शिशुपाल ने अब और क्रोधित होते हुए कहा और उनके हाथ उनकी कमर में लगी तलवार पर चले गए। शांत शिशुपाल, महारानी पद्मिनी ने मुस्कुराते हुए शिशुपाल से कहा। राजा शूरसेन कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं, वो हमें जैसे चाहे संबोधित करे। महारानी पद्मिनी ने एक मोहक मुस्कान के साथ शूरसेन की ओर देखते हुए कहा और फिर अपने उरोजों पर अपनी चुनर को अपने हाथों से ढंकते हुए बोली, हम भी देखें कि आखिर वे कब तक हमें एक महाराज की तरह देखते हैं। शूरसेन, तुमने अब तक अपने यहाँ आने का प्रयोजन नहीं बताया, हम सुनने को आतुर है। महाराज, मैं यहाँ आज इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि मैं आपके राज्य में होने वाले अधर्म के प्रति चिंतित हूँ, शूरसेन ने कहा। महारानी पद्मिनी को शायद अंदेशा था कि शूरसेन क्या कहना चाहते हैं। वो मुस्कुराते हुए उनसे बोली, अधर्म? कैसा अधर्म राजन? जिस राज्य का राजा एक स्त्री की तरह आचरण करता हो, जो न स्वयं ऐसा गलत कार्य करता हो बल्कि अपनी प्रजा को भी ऐसा करने से रोकता न हो, वो तो अधर्म ही है। आपके राज्य में पुरुष स्त्री की भांति कपड़े पहनकर एक स्त्री की तरह आचरण करते हैं। ये अधर्म नहीं तो और क्या है, शूरसेन ने कहा। महारानी पद्मिनी अपने हाथों में लिपटी हुई साड़ी को संभालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, राजन, इसमें अधर्म कहाँ है? आप यहाँ उपस्थित स्त्रियों को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें स्त्री कौन है और पुरुष कौन है? जिसे आप अधर्म कह रहे हैं, उसे मैं मानती हूँ कि यह तो केवल खुद को सुंदर बनाने के लिए की हुई साज सज्जा है। ये पुरुष और मैं स्वयं जो स्त्री रूप में यहाँ है, हम तो केवल न खुद की अपितु इस जगत की सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। ये कोमलांगी स्त्रियां इस जगत में अपनी सुंदरता से प्यार को बढ़ावा देती है, पर यदि आवश्यकता पड़े तो वीरांगनाएं बन हमारे राज्य की रक्षा भी करती है। इसमें अधर्म कैसा राजन?
राजा शूरसेन महारानी पद्मिनी की लुभावन अदाओं से शायद विचलित हो रहे थे। फिर भी उन्होंने कहा, पुरुषों का स्त्री बनना गलत है। इस तरह तो यह समाज ध्वस्त हो जाएगा और मैं यह होने नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। यदि आपने इस अधार्मिक आचरण को तुरंत नहीं रोका तो मैं अपनी सेना समेत आपके राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। राजा शूरसेन की ऐसी दुस्साहस भरी बात सुनते ही सभा में उपस्थित सभी ने अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल ली। रानी पद्मिनी की सेविकाएं और मंत्री इस तरह अपनी महारानी का अपमान नहीं देख सकते थे। पर उनके जवाब में शूरसेन ने भी अपनी तलवार हवा में लहराई। महारानी पद्मिनी यह सब शांति से देख रही थी। वो बोली, शिशुपाल और सभी सभागण, अपनी अपनी तलवार अंदर कर ले, यह तरीका उचित नहीं है। हमारे आए हुए अतिथि से पेश आने का मैं राजा शूरसेन से एकांत में बात करना चाहती हूँ। कृपया आप सभी इस कक्ष से बाहर चले जाएं। भानुमती, तुम इस कक्ष का दरवाजा बंद कर दो। जब तक हमारी आज्ञा न हो तब तक इस कक्ष के भीतर कोई भी न आने पाए। रानी पद्मिनी ने सभी को बाहर जाने का आदेश दिया। सभी अपनी रानी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, पर उनकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सभी को जाते देख राजा शूरसेन ने अपनी तलवार अंदर कर ली। अब उस कक्ष में केवल राजा शूरसेन थे जिनके पास उनकी तलवार थी, और उस कक्ष में थी एक परम सुंदरी महारानी पद्मिनी जिनके पास अपने रूप के अलावा कोई और अस्त्र नहीं था। अब महारानी पद्मिनी क्या करने वाली थी? महारानी पद्मिनी ने शूरसेन की ओर नटखट नजरों से देखा और बोली, राजन, अब इस कक्ष में और कोई नहीं है। आप हमारे निकट आकर क्यों नहीं बैठते हैं? आप जैसे बलिष्ठ और वीर राजा के साथ बैठकर मैं कोमल नारी खुद को बेहद सौभाग्यशाली समझूंगी। राजा शूरसेन ने रानी पद्मिनी की ओर देखा तो उन्हें एक बेहद सुंदर कामुक स्त्री दिखाई दी। वो जानते तो थे कि ये रानी नहीं बल्कि एक राजा प्रद्युम्न है। फिर भी सामने दिख रही कामुकता से भरी हुई स्त्री को नकारना आसान नहीं था। उस अकेली स्त्री के उन्नत बड़े बड़े उरोजों, स्तनों को देखकर राजा के मन में एक लालसा बढ़ रही थी। पर फिर भी खुद को वो मन ही मन समझाते रहे कि यह सिर्फ आंखों का धोखा है। पर रानी के रस भरे होंठ उन्हें अपने पास बुला रही थी। किसी तरह राजा शूरसेन रानी के पास आकर बैठे, पर फिर भी उन दोनों के बीच कुछ दूरी थी। राजन, इस तरह आप दूर क्यों बैठे हैं? आप हमारे तन से सटकर बैठिए। क्या आपको हमारा सौंदर्य आकर्षक नहीं लग रहा? रानी पद्मिनी का ये निवेदन राजा शूरसेन अस्वीकार नहीं कर सके। उस रूप और रानी के तन से आती हुई महक से राजा शूरसेन रानी की ओर मोहित होते जा रहे थे। पास आकर वो रानी से बिल्कुल लगकर बैठ गए और अपना एक हाथ उन्होंने रानी की जंघा पर रख दिया। रानी की जांघों पर लिपटी रेशमी साड़ी को छूते ही जैसे उनके तन में आग लग गई। रानी के तन पर फिसलती हुई साड़ी पर राजा के स्पर्श को पाकर रानी एक पल के लिए आंखें बंद कर जैसे खुद राजा की तरफ मोहित होने लगी, और फिर शूरसेन के चेहरे के बेहद करीब आकर अपने होंठों को खुद काटते हुए बोली, सच बताइएगा राजन, क्या मैं आपको आकर्षक लगती हूँ? क्या मैं सुंदर नव्यौवना लग रही हूँ आपको? आप बहुत आकर्षक लग रहे हैं। आपके इत्र की महक मुझे मोहित कर रही है। राजा प्रद्यु शूरसेन अब भी खुद को संभालते हुए यह याद दिला रहे थे कि यह स्त्री राजा प्रद्युम्न है। राजन, कब तक आप मुझे राजा प्रद्युम्न कहकर यूं अपमानित करते रहेंगे? क्या आपको मुझ में एक स्त्री और उसकी हृदय की भावनाएं नहीं दिखाई देती? अब तो इस कक्ष में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं और आप है। फिर भी इस एकांत में भी क्या आप हमें इसी तरह तड़पाएंगे? रानी पद्मिनी ने शूरसेन का हाथ अपने कोमल हाथों में लेकर शूरसेन के और समीप आकर कहा। उनकी आवाज में एक स्त्री के तन की तड़प साफ झलक रही थी, जिसे शूरसेन के लिए अनदेखा करना और कठिन होता जा रहा था।
आहें भरती हुई रानी पद्मिनी के उभरते स्तनों को छूने की ललक शूरसेन को भी दीवाना कर रही थी। रानी पद्मिनी। आखिर शूरसेन ने रानी को रानी की तरह संबोधित किया तो रानी पद्मिनी मुस्कुरा उठी। आपके जैसे रूप सौंदर्य वाली स्त्री मैंने आज तक नहीं देखा है, और आपके ये सुंदर उरोज मुझे उन्हें छूने के लिए लालायित कर रहे हैं। राजा शूरसेन की नजरें रानी पद्मिनी के लज्जावस्त्र के बीच से झांकती हुई उनके स्तनों को देख रही थी और उन पर मोहित राजा शूरसेन अपने हाथ उठाकर उनको छूने के लिए बढ़ाने लगे तो रानी पद्मिनी ने तुरंत उनका हाथ हटाकर अपनी चमचमाती चुनर से अपने स्तनों को ढक लिया और राजा शूरसेन से विमुख होकर बोली, राजन, आप तो धार्मिक राजा है। क्या ये उचित है कि आप इस तरह एक पराई स्त्री की शोभा पर हाथ लगाएं? पर आप तो स्त्री नहीं महारानी। और राजा शूरसेन ने रानी पद्मिनी की चुनर हटाकर रानी पद्मिनी के कोमल स्तनों को अपने हाथों से छूकर दबाने लगे और फिर उन्हें अपनी उंगलियों से मसलने लगे। उनके इस कृत्य से रानी पद्मिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मीठा दर्द अनुभव करते हुए आहें भरने लगी। उनके स्तन राजा शूरसेन के हाथों के स्पर्श से मानो और फूलने लगे थे। ओह राजन, आप क्यों मेरे स्त्रीत्व को नकार कर मेरा अपमान कर रहे हैं? पर राजा शूरसेन ने अपने हाथों को रोका नहीं। वो रानी पद्मिनी को और उत्तेजित करने लगे तो रानी बोली, राजन, मैं तो अपना राज्य आपको सौंपकर आपकी दासी बनकर अपने तन से आपकी सेवा करने को आतुर हूँ। रानी की आहें अब बढ़ती जा रही थी। तो क्यों न आप सब भुलाकर मुझे अपनी दासी या रानी बना ले। रानी पद्मिनी का प्रस्ताव सुनकर राजा शूरसेन उत्तेजित होते हुए भी रुक गए। कुछ सोचते हुए बोले, महारानी पद्मिनी, यदि मैं आपको रानी के रूप में स्वीकार करता हूँ और इस तरह पुरुष का स्त्री बनना नहीं रोकता हूँ, तो यहाँ अधर्म होगा। यह गलत होगा और मैं यह नहीं कर सकता। पर राजा पर मोहित रानी का प्यासा तन शायद अब रुकना नहीं चाहता था। ये कैसे अधर्म की बात कर रहे हैं राजन? मैं तो बस आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। रानी ने पलटकर शूरसेन के होंठों को अपनी कोमल उंगलियों से छुआ जैसे वो उन्हें चूमना चाहती हो और फिर अपने स्तनों को राजा के तन से लगाकर उनकी जंघा पर हाथ रखते हुए बोली, मेरे पास एक उपाय है राजन। रानी पद्मिनी ने अपना हाथ अब शूरसेन की जंघा से सरकाते हुए उनके लिंग पर रख दिया। शूरसेन का अब खुद पर वश न था। वो भी अपनी आंखें बंद कर बोले, कैसा उपाय महारानी? शूरसेन का प्रश्न सुनकर महारानी बेहद खुश हो उठी और मुस्कुराते हुए बोली, आपकी सारी दुविधा इसलिए है क्योंकि आप मेरे स्त्री बनने को अधार्मिक मानते हैं। क्यों न आप स्वयं एक दिन के लिए इस स्त्री वेश का आनंद लेकर देखें। आपको केवल स्त्री के वस्त्र और साज सज्जा ही एक दिन के लिए अपनानी है। यदि इस एक दिन के बाद भी आपको यह अधार्मिक लगता है तो आप जैसा कहेंगे मैं और मेरा राज्य वैसा करने को तैयार होंगे। रानी का प्रस्ताव सुनकर राजा शूरसेन चुप रहे। क्या बात है राजन? क्या आपको आपकी इस प्रियतमा का यह छोटा सा अनुरोध भी स्वीकार नहीं है? रानी पद्मिनी राजा शूरसेन से और जोरों से लिपट गई। रानी पद्मिनी की खुशबू और कोमल स्तनों के स्पर्श से राजा शूरसेन बेसुध से हो रहे थे। ठीक है महारानी, एक दिन के लिए मैं स्त्रीवेश के लिए तैयार हूँ, पर उसके बाद आपको मेरी हर बात माननी होगी। जरूर राजन, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। महारानी पद्मिनी खुशी से चहक उठी। आपके इतने लंबे और भरे हुए केश के साथ मुझे विश्वास है कि आप मुझसे भी आकर्षक स्त्री बनेंगे। महारानी हंस उठी और फिर उन्होंने आवाज दी, भानुमति, कक्ष के द्वार खोल दिए जाए। महारानी पद्मिनी की आवाज सुनते ही भानुमति द्वार खोलकर अंदर आ गई और राजा शूरसेन के समीप बैठी महारानी पद्मिनी के पास आकर खड़ी हो गई। भानुमति, राजा शूरसेन आज हमारे साथ हमारे अतिथि बनकर हमारे रनिवास में रहेंगे और स्वयं आज एक स्त्री बनकर हमारी सखी की तरह रहेंगे।
दासियों से कह दो कि राजा शूरसेन की साज सज्जा की तैयारी शुरू की जाए। हमारी सखी के लिए महंगे से महंगे आभूषण और सुंदर से सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। रानी पद्मिनी ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा तो भानुमति भी मुस्कुरा उठी। जो आज्ञा महारानी। और फिर रानी पद्मिनी स्वयं राजा शूरसेन का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने रनिवास की ओर ले जाने लगी। राजा शूरसेन की बाहों को अपने हाथों में पकड़े हुए महारानी पद्मिनी उन्हें अपने रनिवास लेकर आ गई, जहां राजा शूरसेन को स्त्री रूप में बदला जाने वाला था। जहां एक और राजा शूरसेन जरा इस परिवर्तन को लेकर बेचैन थे, वहीं दूसरी ओर परम सौंदर्य की स्वामिनी रानी पद्मिनी का स्पर्श पाकर मन ही मन थोड़े उत्तेजित भी थे। वो सोच रहे थे कि क्या रानी पद्मिनी का उन्हें एक दिन के लिए स्त्री बनकर देखने का प्रस्ताव स्वीकार करना सही था। पर रानी के सौंदर्य के आगे मोहित राजा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी भानुमति उन दोनों के पास आई और महारानी पद्मिनी से बोली, महारानी जी, राजा शूरसेन के लिए श्रृंगार कक्ष अब तैयार है। सभी दासियों ने उनके लिए श्रृंगार कुंड तैयार कर लिया है। भानुमति की बात सुन महारानी पद्मिनी एक नवयौवना स्त्री की तरह खुशी से उछल पड़ी। इस वक्त वो महारानी नहीं बल्कि एक कम उम्र की स्त्री की भांति बर्ताव कर रही थी। वो तो इतनी खुश थी कि शूरसेन में अब एक सखी मिलने वाली थी। अच्छा भानुमति, अब तुम राजा शूरसेन के अतिथि सत्कार की तैयारियां करो। रानी पद्मिनी ने इशारे से भानुमति को कहा तो भानुमति अपनी रानी के ढास इशारे को समझकर मुस्कुराकर वहां से चल दी। महारानी पद्मिनी ने अपने स्तनों को एक बार अपने लज्जावस्त्र से ढका और राजा शूरसेन का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, आइए न राजन, आज मैं स्वयं आपका श्रृंगार करूंगी। आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। चलिए न। पद्मिनी की अलहड़ता में उनके स्तन बार बार राजा शूरसेन के तन से लग रहे थे और उनके अंदर के पौरुष को उकसा रहे थे, परंतु इस समय उन्हें शालीनता के साथ बर्ताव करना था। इस समय उनके पास एकांत भी तो न था जहां वो रानी पद्मिनी के साथ कुछ कर सके। जब महारानी पद्मिनी और राजा शूरसेन श्रृंगार कक्ष पहुंचे तो शूरसेन ने देखा कि वहां एक से एक सुंदर दासियां थी। उन्हें देखकर यह बताना मुश्किल था कि उनमें कौन वास्तव में स्त्री है और पुरुष। उस कक्ष में 2 कुंड भी जो जल से भरे हुए थे। महारानी पद्मिनी ने शूरसेन का हाथ पकड़ा और बोली, आइए राजन, मैं आपके वस्त्र उतार दूं। तत्पश्चात आप उसे छोटे कुंड में प्रवेश कर कुछ पल खुद को इस जल में नहलाएं। शूरसेन कुछ समझ पाते उसके पहले ही रानी पद्मिनी उनके वस्त्र उतारने लगी और देखते ही देखते राजा शूरसेन पूरी तरह नग्न होकर रानी के सामने खड़े थे। एक मांसल बलिष्ठ नग्न पुरुष के अपने सामने होते हुए भी रानी पद्मिनी इस तरह व्यस्त थी जैसे कोई बड़ी बात न हो, परंतु इतनी सारी स्त्रियों के बीच शूरसेन के लिए नग्न अवस्था में होना सहज नहीं था। वो थोड़े चुप से हो गए थे और शर्मा रहे थे। अरे राजन, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? यहाँ तो हम सब केवल कोमलांगी स्त्रियां हैं। आपके जैसे वीर बलशाली पुरुष को भला हमसे क्या घबराना? रानी पद्मिनी हंसते हुए बोली और उन्हें एक छोटे जल कुंड में ले गई। राजा शूरसेन जब कुछ देर उसके जल में लेटे रहे तो थोड़ी देर पश्चात उनके शरीर के सारे बाल धीरे धीरे कर निकलने लगे। रानी पद्मिनी और अन्य दासियां अपने हाथों से शूरसेन के तन पर हाथ फेर कर उनके बाल साफ करने लगी। ऐसा होता देख शूरसेन थोड़े घबरा गए तो रानी पद्मिनी फिर हंस पड़ी। राजन, चिंता न करे, आपके बाल कुछ दिनों में एक बार फिर आ जाएंगे। आप इस कमला को देख रहे हैं न? ये कमला दासी के शरीर पर तो हर दूसरे दिन बाल आ जाते हैं, पर इस जड़ी बूटी युक्त पानी से नहाकर यह फिर से कोमलांगी बन जाती है। अच्छा, अब आप जरा अपनी त्वचा को स्वयं छूकर तो देखें, जाने कैसा लगता है आपको।
रानी की बात मान शूरसेन ने जब बालरहित अपनी जांघों और पैरों को छुआ तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी कोमल चिकने पैर उनके स्वयं के हैं। किसी स्त्री के पैरों की तरह कोमल पैर लग रहे थे उन्हें। चलिए अब आप दूसरे बड़े जलकुंड में आ जाए जहां हम सब मिलकर आपका श्रृंगार करेंगी, रानी पद्मिनी बोली। अब तक परिस्थिति राजा शूरसेन के हाथों से बाहर हो चुकी थी। अब उनके पास रानी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा मार्ग न था और वो चुपचाप उठकर दूसरे कुंड के जल में मग्न हो गए। अब कुंड के चारों ओर दासियां खड़ी थी जो शूरसेन के तन पर एक भास किस्म का सुगंधित लेप लगाने को तैयार थी। पर उन सबके पहले महारानी पद्मिनी चहकते हुए आगे बढ़ी और कुंड में लेटे हुए शूरसेन के विशाल सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, हाय कितने बलशाली है राजन आप। आपकी इन मजबूत मांसपेशियों पर तो मैं खुद अपने हाथों से यह सुगंधित लेप लगाऊंगी। एक दासी के हाथ से लेप का पात्र लेकर शूरसेन के सीने पर लेप करने लगी। ऐसा करते वक्त महारानी के बड़े बड़े कोमल स्तन शूरसेन के चेहरे पर लग रहे थे। महारानी पद्मिनी अपनी दासियों के सामने भी शूरसेन की ओर अपने आकर्षण को छुपा नहीं रही थी और बिना लाज के ही उन्हें कामुक होकर छू रही थी। तभी उनकी दासियां जोर जोर खिलखिलाने लगी। क्यों री दासियों, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? रानी ने नटखट्टा से उनसे पूछा। तो दासियों ने रानी का ध्यान शूरसेन के खड़े हो चुके लिंग की ओर आकर्षित कराया। ओहो, तुम भी न बिल्कुल बच्चियों की तरह हरकते करती हो कमला, जरा वो लाल रंग का लेप लाना। जहां अपने खड़े तने हुए लिंग की वजह से शूरसेन शर्मसार हो रहे थे, वहीं महारानी पद्मिनी निसंकोच होकर उनके लिंग के पास पहुंचकर उसे अपने हाथों से उसकी लंबाई पर सहलाते हुए आहें भरने लगी। ओह राजन, आपका पौरुष तो सचमुच अत्यंत विशाल है। हाय, आपके पौरुष को देखकर यहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों के हृदय की गति बढ़ जाएगी। बड़ी ही भाग्यशाली स्त्रियां होंगी वो जिन्हें आपके इस पौरुष को अपने भीतर लेने का योग मिलता होगा। महारानी आहें भरते हुए राजा शूरसेन के लिंग को सहलाती रही और वह और जोरों से तनकर उठ खड़ा हुआ। ऐसा करते हुए महारानी के हाथों की चूड़ियां बहुत मधुर ध्वनि कर रही थी। एक क्षण को तो ऐसा लगा मानो महारानी पद्मिनी अपने होश खोकर शूरसेन के लिंग को अपने अधरों से चूम लेंगी। रानी पद्मिनी ने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए अपने लंबे केश को एक ओर किया और शूरसेन के लिंग के पास झुक गई। एक बार फिर उसे अपने कोमल हाथों से उसे सहलाने लगी और राजा शूरसेन की ओर देखने लगी। शूरसेन तो इस वक्त बेहद उतावले हो चुके थे। तो मुस्कुराते हुए रानी पद्मिनी बोली, राजन, हम सभी स्त्रियों के बीच आपके इस आकर्षक पौरुष की इस समय आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यह लेप लगा रही हूँ। यह आपको ठंडक देगा और आपके तन मन को शांत करेगा। और फिर उस लेप के लगाने के बाद ही कुछ ठंडी जड़ी बूटियों के असर से उनका तना हुआ लिंग शिथिल हो गया। शूरसेन के लिए यह एक तरीके से ठीक ही हुआ था, क्योंकि इतनी सारी स्त्रियों के बीच वह अपनी कामुकता को रोक नहीं पा रहे थे। पर इससे पहले कि राजा शूरसेन चैन की सांस ले पाते, वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस करने लगे। उनका मजबूत सीना जो मांसपेशियों की वजह से विशाल था, उसकी मांसपेशियां अब शिथिल पड़ने लगी थी और नर्म होने लगी थी। और देखते ही देखते वो इतनी कोमल, नर्म और ढीली पड़ गई थी कि उन्होंने बड़े बड़े स्तनों का आकार ले लिया था। महारानी पद्मिनी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इतनी देर में पहली बार शूरसेन ने कुछ शब्द कहे। वो अपने सीने पर स्तनों को देखकर घबरा गए थे। उनकी जगह कोई भी पुरुष इस बदलाव से घबरा जाता। पर रानी पद्मिनी मुस्कुराती रही और बेहद खुशी से उत्साहपूर्वक शूरसेन के स्तनों को छूते हुए बोली, राजन, आप इस तरह घबराएं, ये तो आपके स्त्री बनने की क्रिया मात्र है। यह मेरे लगाए हुए लेप का असर है कि आप अब इतने सुडौल कोमल स्तनों की मल्लिका है।
यह असर केवल एक दिन के लिए है और कल सुबह तक आप अपने वापस विशाल सीने वाले रूप में आ जाएंगे। रानी ने जब शूरसेन के स्तनों को अपने कोमल हाथों से छुआ तो शूरसेन के अंग अंग में कुछ ऐसी चिंगारी उठी कि वो खुद शर्मा गए। ये कैसा स्त्रोचित व्यवहार कर रहे थे राजा शूरसेन? वो तो एक पुरुष है, तो फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? उनका मन सवालों से घिर गया, परंतु वो रानी पद्मिनी के द्वारा उनके स्तनों के छूने पर मिलने वाले आनंद को अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि रानी पद्मिनी रुक गई, अन्यथा शूरसेन उस आनंद में न जाने क्या कर जाते। अच्छा राजन, मेरी दासियां आपके रूप को निखारने के लिए कुछ और लेप लगाएंगी। आप चिंता न करें, यह हमारे वैद्यराज द्वारा बनाए हुए ढास लेप है और इनका असर कुछ समय के लिए ही होता है, परंतु आप जब तक इसके असर में रहेंगे आपको आनंद ही आएगा। और रानी पद्मिनी हंसते हुए उठ खड़ी हुई और उनकी दासियों द्वारा लाई हुई साड़ियों में से एक साड़ी पसंद करने लगी जो राजा शूरसेन को पहनाई जाएगी। राजन, मुझे लगता है कि आप पर यह गुलाबी सुनहरी साड़ी इस सुनहरे फूल युक्ता लज्जावस्त्र के साथ बेहद सुंदर लगेगी। आपके सवर्ण रूप और सुंदर स्तनों पर बहुत अच्छी सजेगी यह। रानी ने शूरसेन से कहा तो राजा शूरसेन किसी स्त्री की भांति शर्मा गए और शर्म से उनके गाल लाल हो गए। और फिर दासियों द्वारा लगाए हुए लेप के असर से राजा शूरसेन का तन एक स्त्री के तन में बदल गया था। उनके कुल्हे बेहद बड़े और नर्म हो गए थे जो किसी भी पुरुष को उकसा सकते थे। उनके स्तन बेहद सुंदर हो गए थे और पूरे तन की त्वचा बेहद कोमल। उनके लंबे केश भी अब किसी सुंदरी के सामान सीधे और रेशमी हो गए थे। उनके छोटे से हो चुके लिंग के अलावा अब शूरसेन में पुरुष होने के कोई लक्षण न बचे थे। अब दासियों ने उनके पूरे तन को पोंछकर साफ किया और फिर उनका श्रृंगार करना शुरू किया। कोई दासी उनके नखों को रंग रही थी तो कोई उनके तन पर साड़ी लपेट रही थी। कोई दासी उनके केश की सज्जा कर रही थी तो कोई उनके चेहरे को और आकर्षक बना रही थी। बड़े बड़े स्तनों पर लज्जावस्त्र पहने शूरसेन के तन पर जब साड़ी पहना दी गई तो वह भी एक अप्रतिम सौंदर्य वाली सुंदरी लगने लगे थे। उन्हें अभी भी आभूषण पहनाए जाने बाकी थे कि तभी रानी पद्मिनी ने कहा, हाय, देखो तो मेरी सखी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे इसे। और रानी ने शूरसेन के सुंदर तन पर हाथ फेरकर उन्हें जी भर कर निहारा। परंतु रानी पद्मिनी जी, आपकी इस सखी का नाम तो बताएं हमें। ऐसी सुंदरी का नाम शूरसेन तो नहीं हो सकता, एक दासी ने हंसते हुए पूछा। सच कहती हो दासी, मेरी सखी का नाम होगा संयुक्ता। रानी पद्मिनी ने लजाती हुई शूरसेन यानी संयुक्ता के चेहरे पर प्रेमपूर्वक हाथ रखते हुए कहा और संयुक्ता के हाथों में भारी भारी स्वर्ण के कंगन पहनाने लगी। मेरी सखी के श्रृंगार में कोई कमी न होने पाए, यही सोच रही थी रानी पद्मिनी। और फिर शीघ्र ही संयुक्ता अपने दिव्य रूप में तैयार थी। हाय, शर्म के मारे उनकी नजरें झुकी हुई थी। और जब रानी पद्मिनी ने उन्हें खुद को आईने में देखने को कहा तो खुद के रूप को देखकर संयुक्ता यकीन न कर पाई। और फिर न जाने क्यों शर्म के मारे महारानी पद्मिनी के सीने से लिपट गई। अब तक संयुक्ता को पता न था कि एक स्त्री रूप में किसी और स्त्री से गले कैसे लगते हैं। शायद इसलिए दोनों के स्तन बेहद जोरों से दब गए और सहसा ही संयुक्ता के स्त्री तन में एक लहर सी उठ गई। ओह, कितना आनंददायक है यह सब। मैंने तो कभी सोचा न था कि स्त्री बनना इतना लुभावन होगा। संयुक्ता यानी राजा शूरसेन अब मन ही मन एक स्त्री की भांति सोचने लगी थी। आओ संयुक्ता, हम दोनों अब जरा अपने कक्ष में चले जहां हम दोनों के पास एकांत होगा। और रानी पद्मिनी ने अपने हाथ में संयुक्ता का हाथ लेकर चलने लगी। यह संयुक्ता के स्त्री रूप में पहले कदम होंगे। चलने पर पैरों पर पायल की छमछम और हाथों के कंगन की मधुर ध्वनि और उनकी नाजुक हो चुकी कमर के नीचे विशाल नितंब पर उनकी रगड़ती हुई रेशमी साड़ी, यह सब अनुभव बेहद प्यारा और उत्साहित करने वाला था।
अब तो उनके स्तन पर कसे हुए लज्जावस्त्र के होते हुए भी चलने पर उनके बड़े बड़े भारी स्तन हिल रहे थे। हर एक कदम संयुक्ता को उतावला कर रहा था। उन्हें देखकर रानी पद्मिनी और सभी दासियां मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आखिर वे सभी जानती थी कि पहली बार कोई पुरुष इस रूप में चलता है तो उनके तन में क्या क्या होता है, और यह सब वो कोई पहली बार नहीं देख रही थी। जब पद्मिनी और संयुक्ता अपने कक्ष में एकांत में आ गई तो रानी पद्मिनी ने संयुक्ता के अधरों को छुआ और अपने अधरों से उसे प्यार से चूम लिया तो संयुक्ता उसके अपने तन में होने वाले असर को आंखें बंद कर महसूस कर उतावली होने लगी। उसे मानो विश्वास न हो रहा था कि यह सब सच है। और फिर रानी पद्मिनी ने संयुक्ता के स्तनों को अपने हाथों से छुआ और फिर कहा, मेरी सुंदरी सखी संयुक्ता, अब कहो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि किसी व्यक्ति का खुद को सुंदर महसूस करना, अपने रूप को उभारना अधर्म है? क्या यह अधिकार सिर्फ स्त्रियों तक रहना उचित है? क्या पुरुष खुद को सुंदर नहीं महसूस कर सकते? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरे राज्य में जो हो रहा है वह अधर्म है? रानी पद्मिनी की आवाज में यकायक ही एक गंभीरता थी। संयुक्ता तो अभी केवल अपने रूप का आनंद लेना चाहती थी, पर पद्मिनी के इस प्रश्न ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्षमा चाहती हूँ महारानी, पर मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। सचमुच मैंने कभी सोचा भी न था कि एक स्त्री का रूप लेकर मैं इतना आनंदित महसूस करूंगी। अपने आप को इतनी रूपवती देखकर मेरे स्तनों पर सिर्फ और सिर्फ प्यार भर आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी सेना को युद्ध में लगाकर मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी, जबकि मुझे तो अपनी प्रजा से प्यार करना चाहिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए कार्यरत रहना चाहिए। एक स्त्री बनकर जैसे मेरा हृदय विशाल हो गया है और मैं सभी की तकलीफों को दूर करना चाहती हूँ। मेरा यह स्त्री रूप में अनुभव बेहद छोटा है, परंतु मुझे यकीन हो गया है कि आगे भी मैं अपनी प्रजा की सेवा राजा शूरसेन बनकर करने की अपेक्षा रानी संयुक्ता बनकर करना चाहूंगी। रानी संयुक्ता की बात सुनकर महारानी पद्मिनी लूशी से फूली न समाई और उन्होंने संयुक्ता को गले लगाकर एक बार फिर चूम लिया। दो परम सौंदर्य वाली स्त्रियां एक दूसरे को गले लगाए बेहद कामुक लग रही थी, पर इस समय महारानी पद्मिनी के मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। मुझे बेहद खुशी है रानी संयुक्ता कि अब तुम्हारा विचार बदल गया है, परंतु तुम्हें पता है कि तुमने मेरे राज्य की सीमा में अपनी सेना को आक्रमण के लिए लाकर उद्दंडता की है। पद्मिनी बोली, मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी, मैं अपनी सेना को लेकर तुरंत आपकी सीमा से दूर चली जाऊंगी। संयुक्ता ने कहा, रानी संयुक्ता, तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, परंतु तुम्हारी इस उद्दंडता का परिणाम तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। तुमने कुछ देर पहले देखा था कि मैंने भानुमति से कुछ तैयारी करने को कहा था। भानुमति मेरी दासी नहीं, अपितु मेरी सेनापति उद्यभानु है, और इस समय वह हमारी चतुरंगिनी सेना को लेकर तुम्हारी सेना को चारों ओर से घेर कर तैयार है। तुम्हारी उद्दंडता के परिणाम स्वरूप आज तुम्हारी सेना अपने प्राण न्यौछावर करने वाली है। मेरे एक इशारे से मेरी सेना उन पर टूट पड़ेगी। तुम्हारी सेना अब भयभीत खड़ी है। रानी संयुक्ता, पद्मिनी ने अपने सीने को उठाकर कहा, महारानी जी, आप ऐसा क्यों कर रही है? आप मेरी सेना को क्षमा करें। मेरी गलती के लिए मुझे आप जो भी सजा देंगी मैं स्वीकार करती हूँ। रानी संयुक्ता रोते बिलखते हुए कहने लगी, संयुक्ता, मुझे तुम्हारी सेना या तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर यदि गलती का प्रायश्चित न हो तो व्यक्ति कभी सीखता नहीं है। यदि तुमने अपना मन न बदला होता तो तुम मेरे राज्य पर आक्रमण करती और मुझे अपनी दासी बना लेती। क्या यह सच नहीं है? इसलिए तुम्हें इसकी सजा पानी ही होगी। पर एक उपाय है मेरे पास जिससे तुम्हारी सेना जीवित बच सकती है, पद्मिनी ने कहा। संयुक्ता उनके चरणों पर गिरकर बोली, आप मुझे जो भी सजा दे मैं स्वीकार करूंगी।
आप मेरी सेना को जीवित छोड़ दे। इस समय मैं उनकी माँ की भांति अनुभव कर रही हूँ और अपनी संतानों के जीवन के लिए मैं कुछ भी करूंगी महारानी। तो ठीक है, आज से तुम्हारे राज्य का हमारे राज्य में विलय होगा और तुम आज से हमारी रानी, हमारी पत्नी बनकर रहोगी। इसके बदले में अब युद्ध नहीं होगा, रानी पद्मिनी ने कहा। मगर महारानी, मैं खुद विवाहित हूँ और मेरी भी 3 पत्नियां हैं। मैं आपकी रानी कैसे बन सकती हूँ? रानी संयुक्ता रोते हुए कहने लगी। संयुक्ता, तुम्हारी तीनों पत्नियां हमारे रनिवास में रानियों की तरह हमारी सखी बनकर रहेंगी। क्योंकि तुमने उनसे विवाह किया है, इसलिए तुम्हें अपना पति धर्म भी निर्वाह करना होगा। 1 सप्ताह में 6 दिन तुम अपनी रानियों की पति रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगी, परंतु सप्ताह में 1 दिवस तुम्हें मेरी रानी, मेरी पत्नी बनकर रहना होगा। रानी पद्मिनी ने बड़ी दृढ़ता के साथ संयुक्ता से कहा। रानी संयुक्ता के पास अब और कोई उपाय न बचा था। उसे अब महारानी पद्मिनी की पत्नी बनना ही होगा। और इस मजबूरी में संयुक्ता ने सर झुकाकर पद्मिनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। संयुक्ता की हाँ सुनते ही महारानी पद्मिनी ने खुशी से संयुक्ता की बाहों को पकड़कर उठाकर अपने गले लगाया और फिर अपनी कमर से एक मंगलसूत्र निकालकर संयुक्ता के गले में पहनाते हुए बोली, मैं गंधर्वों को साक्षी मानते हुए यह मंगलसूत्र तुम्हें पहनाते हुए अपनी पत्नी स्वीकार करती हूँ। रानी संयुक्ता ने अब अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। अपने चेहरे की उदासी को छिपाते हुए वो मुस्कुराते हुए रानी पद्मिनी के सीने से लग गई। आज से संयुक्ता की पत्नी बनने की शुरुआत थी। महारानी पद्मिनी ने संयुक्ता के स्तनों को मसलते हुए अपने शैया पर ले गई और अपनी पत्नी अपनी रानी संयुक्ता को संकेत किया कि वह अब वो करे जो एक पत्नी करती है। महारानी पद्मिनी ने संयुक्ता की आसानी के लिए अपनी साड़ी उठा ली, जिसके नीचे उनका पुरुष लिंग तन कर खड़ा हुआ था। रानी संयुक्ता ने उस लिंग को अपने हाथों से छुआ और सहलाया और फिर अपने स्तनों के बीच उस लिंग को दबाकर और उकसाने लगी। और जब वह लिंग पूरी तरह उत्तेजित हो गया था, तब रानी संयुक्ता ने उसे अपने होंठों के बीच ले लिया और अपनी जीभ से उसे चूसने लगी। आंखों में 2 अश्रुओं के साथ ऐसा करते हुए संयुक्ता के पत्नी के रूप में जीवन की शुरुआत भी हो गई थी, परंतु साथ ही साथ न जाने क्यों ऐसा करते हुए उसे आनंद भी आ रहा था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।